ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधा लोकसभा लिए चलते हैं और सुनवाते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। वैज्ञानिक की तरफ सोचते हैं तो मूर्ति पूजा कैसे कर सकते हैं, यह कहने वाले लोग हमारे देश में हैं। महोदय, बात तो यहां तक अब होने लगी है कि संस्कृत का विरोध करना, विरासत का विरोध करना, यह प्रगतिवाद यानी प्रोग्रेसिव होने का सूचक हो गया है। और प्रगतिवाद वह नहीं रह गया जो प्रगति की बात करे, बल्कि प्रगतिवाद वह हो गया है जो अपनी संस्कृत और विरासत का केवल विरोध करे, वह भी इसलिए कि उसे विरोध करना है। पूछा जाने लगा कि भारतीय संस्कृति और विज्ञान का भला आपस में क्या लेना देना है, इन दोनों में आपस में क्या रिश्ता है। भारत में कभी धर्म और विज्ञान का सामंजस्य रहा ही नहीं है, यह भी कहने वाले लोग हैं। विपक्ष के हमारे कुछ मित्रों का ऐसा भी आरोप रहता है, क्योंकि राज्यसभा में मैंने सुना था कि भारतीय संस्कृति और विज्ञान एक साथ चल ही नहीं सकते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। अध्यक्ष महोदय, इनका ऐसा मानना है कि संस्कृति विज्ञान की विरोधी होती है। मैं इस सदन के माध्यम से उनके इन प्रश्नों का जवाब देने की भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। भारत में यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि हमारी संस्कृति विज्ञान की विरोधी है, तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को न तो हमारी संस्कृति का स मालूम है और न ही विज्ञान का व मालूम है। हमारे जो भी साथी विज्ञान का उद्गम पश्चिम के विचारों से मानते हैं, उन्होंने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो मालूम होगा निश्चित रूप से उन्हें कि पश्चिम में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिले हैं जहां चर्च और धर्म की मान्यताओं के खिलाफ जाने पर, वैज्ञानिक बातें कहने पर व्यक्तियों को जहर दे देना या उन्हें जिंदा जला देना यह आम बात सी हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, उनको अपने वैज्ञानिक विचार छिपाकर कहने पड़ते थे, और आज से लगभग 2000 साल पहले आर्यभट्ट ने जब कहा था कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, तो क्या उनका विरोध हुआ था? बाराहमीर ने जब यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, हर वस्तु को अपनी तरफ खींचता है, तो क्या किसी व्यक्ति ने बाराहमीर के इस सिद्धांत को अधर्म कहा था? जब भी भारत में किसी ने कोई नया वैज्ञानिक सिद्धांत दिया है अध्यक्ष महोदय, तो भारतीय समाज ने उस व्यक्ति को ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित किया है अध्यक्ष महोदय। और मेरा मानना है कि संस्कृति के बगैर, कल्चर के बगैर, विज्ञान और विज्ञान के बगैर कल्चर या संस्कृति अधूरी है। संस्कृति और विज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़ने के बाद ही अध्यक्ष महोदय वह पूर्णता को प्राप्त करते हैं। दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही मनुष्यता के लिए भी यह आवश्यक है। इसका एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, लगभग 2 वर्ष पहले उत्तराखंड में भूस्खलन के रूप में एक दुर्भाग्यपूर्ण आपदा आई हुई थी। मैं समझता हूं कि सदन के सभी सम्मानित सदस्यों की इसकी जानकारी होगी, जिसके कारण एक सुरंग में हमारे कुछ मजदूर फंस गए थे। अब इससे निपटने के लिए यहां पर विज्ञान की भूमिका सामने आएगी। हमने सेंसर आदि के माध्यम से यह पता लगाया कि मजदूर सुरंग में कहां फंसे हुए हैं। उसके बाद हमने हेलीकॉप्टर से उन लोगों को वहां से निकालने में भी कामयाबी हासिल की। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जैसे ही सुरंग से पहले मजदूर को बाहर निकाला गया, अन्यथा कोई न ले, जैसे ही मजदूर को सुरंग से बाहर निकाला गया, बाहर निकलते ही इसने दोनों हाथ ऊपर करके बड़ी तेजी के साथ जय घोष किया, बद्री विशाल की जय। अध्यक्ष महोदय, इस वाकये ने सारी दुनिया को बताया कि धर्म और विज्ञान किस तरह से यह आपस में जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से अलग नहीं है धर्म और विज्ञान, बल्कि यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से विज्ञान ने उस मजदूर को सुरंग से बाहर निकालने में अध्यक्ष महोदय बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन उन मजदूर बंधुओं को सुरंग के भीतर जिसने जिजीविषा की शक्ति प्रदान की, जिसने साहस प्रदान किया, जिसने मनोबल प्रदान किया, जिसने आखिरी समय तक प्रयास करते रहने की शक्ति प्रदान की, वह और कुछ नहीं हमारा सांस्कृतिक विश्वास ही था अध्यक्ष महोदय, जिसने कि यह संबल उन्हें प्रदान किया।
अध्यक्ष महोदय, वो हमारी कल्चर, वो हमारी संस्कृति ही थी जिसने सुरंग में फंसे उस मजदूर को यह भरोसा दिलाया कि वह इस संकट से बचकर निकल जाएगा, उसके ईश्वर इस संकट से उसे निकाल लेंगे, यह उसका विश्वास था, भरोसा था। अध्यक्ष महोदय, हमारी आस्था, हमारी संस्कृति इंक्लूसिव नेचर की है, समावेशी यह स्वभाव की है। हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमें अखिल मानवता के बंधुत्व का पाठ पढ़ाता है। हम सबने देखा कि जियोपॉलिटिकल दृष्टि से काफी कठिन जो वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद हम G20 समिट का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सफल आयोजन कर सके एवं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर भी हम कंसेंसस जुटाने में पूरी तरह से कामयाब रहे। अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री द्वारा हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा से दिया गया संदेश है, जिसमें पूरी मानवता को एक सूत्र में बांध दिया है। प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत का यही विश्वास, भारत का यही बंधुत्व का भाव प्रधानमंत्री जी ने G20 की सफलता पर भी मुखरित किया, जब उन्होंने यह कहा था कि यह केवल भारत की सफलता नहीं है बल्कि पूरे विश्व की यह सफलता है। अध्यक्ष महोदय, विज्ञान तो वैल्यू न्यूट्रल होता है। ये वैल्यू न्यूट्रल क्या है, मैं आगे इसको विस्तार में बताने की कोशिश करूंगा। चंद्रयान जैसे अंतरिक्ष यान हो या परमाणु के भीतर छिपी शक्ति हो या फिर डीएनए एडिटिंग की टेक्नोलॉजी हो, विज्ञान हमेशा यह मूल्य निरपेक्ष होता है, यानी वैल्यू न्यूट्रल होता है। विज्ञान हमें परमाणु शक्ति का ज्ञान दे सकता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन वह संस्कृति ही है, वह कल्चर ही है जो हमें मार्ग दिखलाएगी उस परमाणु शक्ति का उपयोग हम ऊर्जा के रूप में स्वयं के विकास में करते हैं या फिर हथियार के रूप में अन्य का विनाश करने में हम करते हैं। कहते हैं विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए जैसे जैसे हमारी शक्ति बढ़ती जाती है अध्यक्ष महोदय, वैसे वैसे हमारे संस्कारों का महत्व भी स्वाभाविक रूप से यह बढ़ता जाता है। प्रारंभ में मानव के पास बहुत सारे विकसित हथियार नहीं थे, ऐसे में यदि उससे कुछ नुकसान भी होता था तो बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होता था। पर अध्यक्ष महोदय, आज जब मानव के पास परमाणु शक्ति आ गई है और मानव ने चंद्रमा तक पहुंचने के भी रास्ते खोज लिए हैं, तब ऐसी शक्तियों का दुरुपयोग भी उसी पैमाने पर संभव है। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। इसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब मैं जर्मन फिलासफर नीत्शे ने गॉड इज डेड कहकर अपने महामानव को सामाजिक नैतिकता से मुक्त किया, तो उसका नतीजा जर्मनी में नाजीवाद के कहर के रूप में प्रकट हुआ था। जर्मनी में हुए नरसंहार में मानवता को खत्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स, जो उपकरण प्रयोग में लाए गए थे, जिन हथियारों या फिर जिन केमिकल्स का प्रयोग हुआ था, निश्चित रूप से वे सभी विज्ञान की ही देन थे अध्यक्ष महोदय। लेकिन नैतिकता और मानवीयता के गुणों के अभाव में उन सभी वैज्ञानिक खोजों का किस प्रकार दुरुपयोग हुआ, इसे हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे, वह निश्चित ही विज्ञान की ही देन थे अध्यक्ष महोदय। वह विज्ञान की शक्ति के प्रतिनिधि थे, पर अभाव था तो धार्मिक शक्ति और नैतिक शक्ति का अभाव था। अगर उनके भीतर धार्मिक और नैतिक शक्तियां यह प्रबल होती तो इतिहास को इस काले कृत्य से बचाया जा सकता था अध्यक्ष महोदय। इसलिए विज्ञान कितनी भी प्रगति कर ले अध्यक्ष महोदय, विज्ञान चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, वह संस्कृति और संस्कारों के बिना सदैव अधूरा रहेगा, ऐसी हमारी मान्यता है अध्यक्ष महोदय। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि साइंस गिव्स मैन नॉलेज विच इज पावर, रिलीजन गिव्स मैन विजडम विच इज कंट्रोल। अध्यक्ष महोदय, एक बात पर मैं समझता हूं कि ध्यान देने की हम सभी को जरूरत है कि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वैज्ञानिक किसी यान को चांद या मंगल पर भेजने के लिए करते हैं, कमोबेश
उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिसाइल में भी काफी हद तक किया जाता है। पहला उपयोग मानवता के विकास में होता है अध्यक्ष महोदय, जबकि दूसरा उपयोग मानवता के विनाश में होता है। पर अपना अपना सबका इंटरेस्ट है, सबकी अपनी अपनी रुचि है कि कुछ राष्ट्रों का ध्यान पहले वाले उपयोग पर अधिक होता है और कुछ राष्ट्रों का ध्यान दूसरे वाले उपयोग पर अधिक होता है। अध्यक्ष महोदय, कई बार कुछ लोगों का यह भी आरोप रहता है, अब देश में ऑलरेडी जमीनी विकास के इतने कार्य करने के लिए पड़े हैं जिसमें रिसोर्सेज की जरूरत होती है, संसाधनों की जरूरत होती है, तो ऐसे में चंद्रयान जैसे मिशन भेजने की क्या आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, इन प्रश्नों का भी जवाब मैं आपकी अनुमति से इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। जब हम इस प्रकार के मिशन भेजते हैं या फिर हम किसी प्रकार की वैज्ञानिक प्रगति हम करते हैं तो इसका जमीनी विकास से किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं होता है। हम यदि स्पेस रिलेटेड कोई भी मिशन भेजते हैं तो बाहरी तौर पर दिखने में सिर्फ स्पेस से रिलेटेड यह लग सकता है हम सबको, लेकिन वास्तव में उसका प्रभाव। भारतीय संस्कृति की बात करता हूं तो भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान अगर हम देखें तो आर्थिक स्वायत्तता में हमेशा उसका स्थान रहा। उसके सामाजिक जीवन में आर्थिक स्वायत्तता रही। अध्यात्म से लेकर अध्यापन तक नारी का विशेष योगदान रहा है। और अगर हम हड़प्पन काल की भी बात करें तो वो जो कांस्य की मूर्ति डांसिंग गर्ल है, वह बताता है कि हमारे समाज में महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता थी और कितना इंडिपेंडेंस था, यह भी उसमें से दर्शाता है। यह दीगर बात है कि कुछ हमारे जब हम गुलामी के काल से गुजरे, मेडिवल पीरियड से गुजरे, तो उस समय पर्दा सिस्टम से लेकर के महिलाओं का जरूर कुछ जो उत्थान का स्थान था उसमें कमी आई, लेकिन भारतीय संस्कृति में उसे हमेशा ऊर्जा का स्थान दिया गया, देवी का स्थान दिया गया, शक्ति के रूप में देखा गया। और हमारे यहां शब्दावली भी वैसी है, गौरी शंकर, गिरजा शंकर, भवानी शंकर, सीताराम, राधे श्याम। अब हमको दुनिया समझाए लेडीज फर्स्ट, ये हमारे साथ एक तरीके से मजाक नहीं तो और क्या है। हमारी संस्कृति को समझने की आवश्यकता है। और वैदिक काल में भी विदुषियों की कोई कमी नहीं थी। वैदिक काल में भी अगर हम देखें तो अगर जब शास्त्रार्थ आदि शंकराचार्य जी के साथ जब मंडन मिश्र जी का हुआ तो आप जानते हैं उसमें न्यायाधीश कौन था? उसमें न्यायाधीश मंडन मिश्रा जी की पत्नी उभय भारती थी। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से यजुर्वेद काल में महिलाओं को बराबर का स्थान दिया गया और कहा गया कि राजा अगर न्याय प्रेमी है तो रानी भी न्याय प्रेमी होनी चाहिए। इतनी दूर की सोच रखी गई थी, यह भी हमको ध्यान रखना। उसी तरीके से 4th सेंचुरी में, 4वीं सेंचुरी में प्रभावती गुप्त जो इंडियन हिस्ट्री में प्रथम राज्य इन्होंने किया, वह बताता है कि महिलाओं का कितना गौरवमय इतिहास रहा है। रानी जीजाबाई जो मराठा रानी के रूप में जानी गई, उनका जो गाइडेंस थी, उनका जो डायरेक्शन था, उसने छत्रपति शिवाजी को हिंदवी स्वराज्य बनाने के लिए प्रेरित किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अहिल्याबाई होलकर जी को हम सब लोग जानते हैं अध्यात्म की दुनिया में, और उसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने मंदिरों का नवनिर्माण किया, वह बताता है कि महिलाओं का हमारे सामाजिक और हमारे आध्यात्मिक जीवन में किस तरीके का स्थान रहा है। 1857 का हमारी क्रांति, और उसमें भी रानी लक्ष्मीबाई को हम नहीं भूल सकते, उनका नेतृत्व हम भूल नहीं सकते। और यहां हमारे संविधान सदन में जो कित्तूर रानी चेन्नम्मा जी की जो मूर्ति है, वह संविधान सदन में सुशोभित होकर के वह भी भारत की गाथा और महिलाओं की गाथा बताती है।
पोर्चुगीज के खिलाफ अगर कर्नाटक के महारानी अब्बक्का ने अगर लड़ाई लड़ी तो वह भी एक अपने आप में गाथा बताती है कि महिलाओं ने किस तरीके से हमारे विकास के लिए काम किया है। मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि मॉडर्न टाइम्स में भी, आज के युग में भी अगर हम देखें, 21वीं शताब्दी जो है वो महिलाओं की शताब्दी है। 21वीं शताब्दी जो है वह महिलाओं की शताब्दी है। और फिर चाहे ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे मिलिट्री एजुकेशन हो, चाहे सैन्य सुरक्षा हो, चाहे अर्थ जगत हो, हमें खुशी है कि आज हमारी भारत की महिलाएं अपने आप को लीडिंग रोल में लेकर के आई हैं और उन्होंने अपने आप को प्रतिस्थापित किया है और सम्मानित स्थान पर लेकर के आई हैं। इट इज नॉट ओनली द प्रेजेंस बट इट इज द पोजीशन, वह सम्मानित स्थान जो उनको मिला है, जो उन्होंने हासिल किया है, यह बताता है कि भारतीय नारी किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान किया। आज सॉफ्टवेयर की दुनिया में 21% हमारी महिलाएं हैं जो लीडिंग रोल में हैं। आज हम अगर इसरो की बात करें, जिसके बारे में कल परसों जयराम रमेश जी चर्चा कर रहे थे, उसमें अगर हम साइंटिस्ट देखें तो फिर चाहे मार्स मिशन हो, चाहे चंद्रयान हो, चाहे आदित्य L1 हो, इन सब में महिला साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। इसको भी हमको ध्यान रखना है। और अगर हम कहें तो सरकार की सत्ता में भी आजाद भारत में 12 मुख्यमंत्री महिलाएं बन चुकी हैं इस आजाद भारत में। इसको भी हमको ध्यान रखना है। बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने वोटिंग राइट्स पाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया। महिलाओं ने सिर्फ फ्रेंचाइज पाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। किसी ने आधी शताब्दी तक संघर्ष किया, किसी ने पूर्ण शताब्दी तक संघर्ष किया। लेकिन यह हमारा सौभाग्य था कि हमको फर्स्ट जनरल इलेक्शन में महिलाओं को बराबर का स्थान दिया गया। यह हमारी सोच दर्शाती है। और ऐसा नहीं है, सबका योगदान है। 1931 में सरोजिनी नायडू जी ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी और उसमें कहा था कि हमें फ्रेंचाइज मिलना चाहिए। और उस उन्होंने वाक्य लिखा था, वी डू नॉट वॉन्ट टू बी नॉमिनेटेड, वी वॉन्ट टू बी इलेक्टेड। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हर दृष्टि से महिलाओं का एक विशेष योगदान रहा है। और हमें यह भी सौभाग्य है कि बहुत देशों से पहले हमें प्रधानमंत्री भी महिला इस देश को बहुत पहले मिल गई, कई अन्य देशों से पहले। इसलिए हमारा नजरिया बेचारा, अबला, बेचारी नारी ऐसा कभी नहीं रहा। हमेशा हम लोगों ने उनको एक विशेष स्थान देकर के उनको आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी 15 महिलाएं थी जिनका विशेष योगदान संविधान के निर्माण में रहा। और आज हमारे 102 एमपीज हैं यहां पर महिलाएं, जो अपने सशक्तिकरण के कारण दे आर इलेक्टेड और वो इलेक्ट होकर के आई हैं। यह भी हमको बताता है कि महिलाओं ने किस तरीके से, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, इकोनॉमी हो, एविएशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, सब में नारियों ने अपना योगदान किया है। इसलिए जब हम नारी शक्ति वंदन विधेयक को लाकर उनको हम सशक्तिकरण कर रहे हैं तो ये उनके ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे, ये उनका सम्मान है, ये उनका सशक्तिकरण है, ये उनकी सहभागिता को बढ़ाने का कार्य है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ धारणाएं हम बदल दें, और ये मैं अपने आधार पर नहीं कह रहा हूं, रिसर्च के आधार पर कह रहा हूं। रिसर्च ने यह बताया है कि महिलाओं की सेंसिटिविटी ज्यादा है। रिसर्च ने यह भी बताया है कि महिलाओं की सेंसिटिविटी वाले विषयों पर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ज्यादा तेज है और ज्यादा फास्ट है।
मुझे याद है 1993 में मैं पहली बार विधायक बनकर के बीजेपी ग्रुप का नेता बना था। उस समय पंचायतों में रिजर्वेशन हुआ था विमेन का, और जब हम समाज में घूमते थे तो पता नहीं पुरुष प्रधान समाज क्या क्या बातें करता था। ये कुछ नहीं कर सकेंगी, ये तो पता नहीं सरकार ने क्या सोच लिया है, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है, ये क्या जाने। इस तरह की बातें हमको सुनने को मिली थी। मैं इसका फर्स्ट हैंड विटनेस हूं। लेकिन महिलाओं को पंचायत में बराबर का स्थान मिला, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब रिसर्च ये बताती है कि विमेन आर मोर एक्सेसिबल देन मेन एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। अब ये रिसर्च बताती है कि कलेक्टिवली नशा के खिलाफ महिलाओं ने आवाज उठाई है। अब ये बताती है कि द करप्शन लेवल इज लेस वेयर देयर आर विमेन रिप्रेजेंटेटिव। यह भी बात समझ करके मैं पुरुषों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, इसको अन्यथा ना लीजिएगा। लेकिन जो रिसर्च की दृष्टि से अभी यूनाइटेड नेशंस की एक रिसर्च आई है, और यूनाइटेड नेशंस की रिसर्च ने यह कहा कि वाटर स्केर्सिटी में काम करने में और वाटर स्केर्सिटी को दूर करने में महिलाओं के नेतृत्व में 62% ज्यादा काम हुआ है इस तरीके की रिसर्च में। इसलिए उनकी कैपेसिटी, और आप तो जानते ही हैं कि महिलाएं घर चलाती हैं, इसलिए बजट का भी जितना उनको ज्ञान होता है और जितनी सेंसिटिविटी होती है वो हम सबको मालूम है, अपने घरों में भी हम सबने देखा। इसलिए उनकी कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल सेंस, इसको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो उसमें आज लगभग 14 लाख से ज्यादा महिलाओं का पंचायती लेवल पर रिप्रेजेंटेशन है ऑन डिफरेंट लेवल्स, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस को, ग्रोथ को आगे बढ़ाने का काम किया है। सब लोगों के योगदान से हुआ, और एक लंबी जर्नी, अब जब लंबी जर्नी उसमें से इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। एक बात बताऊं मैं आपको, माननीय नड्डा जी, जब चारों तरफ देखते हैं तो जब नई नई पंचायत व्यवस्था आई थी और गांव में जाता था तो पूछता था कि आप कौन है, मीटिंग में आते थे, कहते थे मैं सरपंच पति, मैं प्रधान पति, मैं जिला प्रमुख पति। ये कल्चर चालू हुआ था, वो कल्चर अब खत्म हो गया है जी, एंड दैट यू कैन सी ऑल अराउंड। यस, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ इस तरह की चर्चा भी हुई कि इस बिल को अभी से लागू कर दो। इस तरह की चर्चा भी हुई कि इसमें देरी क्यों। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ संवैधानिक तरीके से कार्य करने का तरीका होता है। आखिर हमने महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, पर किस सीट पर रिजर्वेशन मिले, किस सीट पर ना मिले, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी करती है। उसको नॉमिनेट करना पड़ता है, उसको नॉमिनेट करना पड़ता है, उसको फिर वो, अब मैं अगर सरकार में हूं और मैं वायनाड को अगर रिजर्व कर दूं तो, अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं रायबरेली को कर दूं तो, ये इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। कालबुर्गी को कर दूं तो इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। पहला कि सेंसस हो, जनसंख्या हमारे सामने आए, और उसके साथ साथ फिर पब्लिक हियरिंग
क्वासी जुडिशियल बॉडी के माध्यम से पब्लिक हियरिंग हो, सीट्स निकाली जाए, नंबर निकाला जाए और उसको निकालने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सीटों में आप बढ़ा दोगे। अरे सीटें अगर बढ़ेंगी तो 33% भी तो बढ़ करके आएगा। इतना तो सिंपल मैथमेटिक्स समझना चाहिए। 33% तो बढ़ी हुई सीटों का भी होगा, आपको उसमें भी स्थान मिलेगा। इसलिए नियम कानून से हम ये मानते हैं कि आज अगर आप बिल पास करते हो तो 2029 में महिला आरक्षित महिलाएं हमारी एमपी बन करके आ जाएंगी, ये बात पक्की है। लेकिन अगर आप आज पास नहीं करते हो तो 2029 में भी नहीं आना, यह भी तय है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। इसलिए मैं आप अपनी बात कहिएगा, मैं इसलिए इफ दिस इज द वे एंड इफ दिस इज द ओनली वे एंड इफ दिस इज द शॉर्टेस्ट वे, दिस इज द वे जिस रास्ते से हमको जाने की आवश्यकता है। हमारे आज भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से मैं आपके सामने ये बात कहना चाहूंगा कि ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन वांट्स टू इंटरवीन फॉर अ मिनट, प्लीज। सर खड़गे जी, प्लीज। क्या बोलना है इसका जवाब? इसका अमेंडमेंट करने का कोई दिक्कत नहीं है। ये आप अब करने का तो ये 31 को डाल रहे हैं। इसका मकसद क्या है कि बिल ऐसा ही चले। नहीं, आप ही ने कहा 29 के बाद ये सब। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।